चलो खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते साल 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गुरुवार को श्री राम लला का दर्शन करने के साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया गया था। उनका हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्य महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम करीब दोपहर 1:45 बजे श्रावस्ती पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय का और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। श्रावस्ती दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे। देवीपाटन मंदिर में दर्शन के बाद तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर वो संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र देंगे। लेकिन इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात में सियासी गर्मियां और तेज कर दी हैं। सियासी हलकों में इस तरीके की भी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर को दोबारा योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी 2022 के चुनावों के लिए छोटे दलों के साथ को और महत्वपूर्ण बनाकर ये काम कर रही है और 2022 की तैयारी में तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सभी प्रदेशों में बराबर प्रवास पर जाते रहे हैं। संगठन चर्चाएं होंगी और निश्चित बात है कि अब 2022 का चुनाव नज़दीक है तो संगठन की तैयारियों का वो जायजा भी ले सकते हैं। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं। आज भी उसी दृष्टि से राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए थे और तमाम विपरीत धारा की पार्टियां भी आपस में मिलती हैं, तो इसको शिष्टाचार भेंट के अलावा और किसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 7 और 8 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संगठन से लेकर सरकार तक तमाम समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 2022 का विधानसभा चुनाव किस एजेंडे पर लड़ा जाए, इस पर मंथन होना है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने आज भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की, उसके कहीं ना कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में आज 21,99,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन चुका है। वैसे भी उत्तर प्रदेश कोरोना वैक्सीन के कुल टीकाकरण में सभी राज्यों से आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार सरकार के मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि साइकिल की हवा निकल चुकी है, रिंग टेढ़ा हो चुका है, हाथी घर बैठ चुकी है और कटे हुए पंजे से खून रिसने लगा है। इसलिए उत्तर प्रदेश कमल के फूल की तरह खिला है और इसे खिला रहने दीजिए। मास्क कर रहा है, किस तरह से सदन साइकिल में हवा निकल चुका है, रिम टेढ़ा हो चुका है, हाथी घर पे बैठ चुका है, पंजा जो कटा हुआ है उससे खून रिश्ता है। इसलिए कमल के फूल की तरह उत्तर प्रदेश खिला है, खिला रहे।
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के इनामी 5 आरोपियों में से 3 को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि ये सभी एम्बुलेंस में चालक और मुख्तार के निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करते थे। वहीं इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। वहीं अभी 2 इस मामले के इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में हुई, जिसमें विधायक जी ने गैंगस्टर एक्ट मऊ द्वारा पारित आदेश की जेल मैनुअल का पालन किया जाए और उसके तहत इनको टीवी की सुविधा दी जाए। लेकिन माननीय विधायक जी ने ये कहा कि उनको टीवी की सुविधा, अब अभी तक हमको टीवी की सुविधा न्यायालय के आदेश के बाद नहीं दी। फिर उसके बाद पीठासीन अफसर ने 16 अगस्त की तारीख लगा दी और कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के सर्कुलर रोड स्थित टिकैत भवन पर पुलिस अधिकारियों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की बैठक हुई, जिसमें एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ सिटी कुलदीप सिंह, सिविल लाइन थाना प्रभारी उम्मीद सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से वार्ता करते हुए आग्रह किया कि 4 अगस्त को होने वाली एसएसपी ऑफिस के घेराव को निरस्त कर दिया जाए। जिसके बाद नरेश टिकैत ने निर्णय लिया कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 4 अगस्त को एसएसपी कार्यालय का घेराव नहीं करेंगे। अभी बात हुई है, उस मुद्दों पे भी बात हुई है और बाकी से कुछ कहना इसमें ठीक नहीं है। नहीं, वो तो बहुत सारे विषय रहते हैं और सामाजिक रीति रिवाज है कि अपने बड़ों से मिलना चाहिए और समाज में जो प्रतिष्ठित है उनसे भी मिलना चाहिए। यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। चंद्र प्रकाश को लखनऊ का यूपी एसएसएफ का डीआईजी बनाया गया। वहीं आनंद प्रकाश तिवारी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त बन गए, तो वहीं उपेंद्र अग्रवाल लखनऊ पुलिस मुख्यालय के डीआईजी बनाए गए। डॉक्टर प्रीतिदर सिंह सहारनपुर रेंज, आर के भारद्वाज मिर्जापुर रेंज, अखिलेश कुमार आजमगढ़ रेंज के डीआईजी बनाए गए। वहीं सुभाष चंद्र दुबे वाराणसी कमिश्नरेट ने अपर पुलिस आयुक्त और विकास कुमार आगरा एसपी सिटी बनाए गए। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने अलीगंज के नए हनुमान मंदिर और मनकेश्वर मंदिर की सुरक्षा कड़े इंतजाम कर दिए। दोनों मंदिरों में पीएससी जवानों की तैनाती की गई। धमकी भरे पत्र में हिंदू महिलाओं को लेकर भी अपशब्द लिखे गए और 14 अगस्त तक पकड़े गए संदिग्धों आतंकियों को छोड़ने के लिए कहा गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में दिखे संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ में बॉलीवुड के सुपरस्टार विद्युत जामवाल का फिल्म खुदा हाफिज 2 की शूटिंग शुरू हो गई। इस मौके पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश फिल्म जगत का एक बड़ा हब बन चुका है और यहां फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन वातावरण भी मिलता है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि यूपी के साथ ही बिहार की फिल्म इंडस्ट्री का भी विकास हो, इसके प्रयास भी सरकार लगातार कर रही है। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस लगातार बदमाशों को ठिकाने लगाने में जुटी हुई है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का देशी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रयागराज के शमशान घाटों पर काफी संख्या में गड़े हुए शवों को दफनाया गया था। बता दें कि गड्ढे में शवों को दफनाया गया था, जो कि बारिश की वजह से ये शव बाहर निकलने लगे हैं। प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से मिट्टी का कटान बहुत तेजी से हो रहा, इस वजह से
फाफामऊ घाट पर दफनाए गए अधिकतर शवों को बाहर आने का सिलसिला जारी है। फाफामऊ शमशान घाट पर तकरीबन 60 दफनाए गए शव कब्र से निकलकर बाहर आ गए और अभी भी कम गड्ढे पर दफनाए गए शवों को बाहर आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि नगर निगम शमशान घाटों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। अब तक काफी संख्या में शवों को अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराया जा चुका है। झांसी के मऊरानीपुर में विधायक बिहारी लाल आर्य ने 10 एमवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान विधायक बिहारी लाल ने बताया कि बिजली की मांग बढ़ने से पूर्व में लगे 5 एमवी का ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहा था, जिसके लिए 10 एमवी का ट्रांसफार्मर लगने से बिजली सुचारू रूप से चलेगी। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया है। उसे पूर्ण करने के लिए हम लोग तैयार हैं और 132 केवी सब स्टेशन भी बनाया जा चुका है। हमने पूरा प्रयास किया, हमारे एक्शन साहब मनोज राय जी ने, और एमडी साहब से संबंध में बात हुई, मंत्री जी से बात हुई, तो उन्होंने 5 एमबी के जगह 10 एमबी का ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया और उसको समय सीमा के अंदर, हमने कहा था कि 15 जुलाई तक ये आ जाएगा, लेकिन वो 21 जुलाई को ये ट्रांसफार्मर यहाँ आ गया और इससे अब 5-5 एमबी के 2 ट्रांसफार्मर 10 एमबी लोड था, उससे अब 15 एमबी हो गया। इससे आधे नगर को बिजली मिलती है और मऊरानीपुर विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से आपको सुचारू होगी। बहराइच में रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट की ओर से 7 साल बाद यह फैसला आया हुआ है और अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडे ने यह फैसला सुनाया और साथ ही अपराधी पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की रकम से 40,000 पीड़िता के नाबालिग पुत्र को देने का आदेश भी दिया गया। ये पीड़िता के साथ बहुत जघन्य अपराध ही बेगचूर बालचंद द्वारा किया गया था। न्यायालय ने आज एक जो है बहुत अच्छा फैसला सुनाया है, जिससे समाज में एक संदेश जाएगा। जो गलत करने वाले अपराधी हैं उनके मन में दहशत पैदा होगी। ये 2014 की घटना थी। आज पॉक्सो फर्स्ट की अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री नितिन पांडे जी द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। कासगंज में कुछ दबंगों ने एक प्रेमी जोड़े को रास्ते में पकड़कर उसके साथ मारपीट की और प्रेमिका का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी रोहन प्रमोद बोंद्रे ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीम बनाई गई, जो आरोपियों की तलाश कर रही है। कारोबारी समूह पर छापे के बाद रियल एस्टेट कारोबार तक पहुंच चुकी है आयकर विभाग की जांच और ये जांच अब खत्म भी हो गई। समूह के आधा दर्जन बैंक खाते सीज कर दिए गए। वहीं कारोबारी के कानपुर और दिल्ली के कारोबार में मुखौटा कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए लाने की जानकारी मिली। कानपुर के SNK पान मसाला समूह पर मारे गए छापे के बाद आयकर विभाग की टीम जो है वो दिल्ली में उनके रियल एस्टेट कारोबार तक पहुंच गई थी, जिसमें नोएडा की SCE कंपनी का नाम भी सामने आया, जो कई प्रोजेक्ट में भागीदारी है। इसके बाद अब समूह के ठिकानों पर चल रही आयकर की जांच खत्म हो गई है। पूरे देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। आखिर सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने की, आप इस खास रिपोर्ट में समझिए।
हैं, जबकि अब तक 3,28,224 लोग ठीक हो चुके हैं और 7,363 लोगों की जान जा चुकी है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि सरकार का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि एहतियात जरूरी है, वरना फिर कोई अपनी जान गंवा दे। फिर इस जानलेवा बीमारी से किसी को अपनी माँ, किसी को अपने पिता, किसी को अपने बेटे, किसी को अपनी बेटी को ना खोना पड़े। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। खबर राजधानी देहरादून से है। प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल दून अस्पताल के एम्बुलेंस का किराया ज्यादा होने की वजह से मरीज एम्बुलेंस का सहारा नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि प्राइवेट एम्बुलेंस में अपने मरीजों को लेकर जाते हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि सरकारी एम्बुलेंस का किराया ज्यादा है, जबकि प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया कम होता है। वहीं जब मामले की शिकायत राजपुर विधायक खजान दास से की गई तो उनका कहना है कि पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा जाएगा। आईएएस अनिल जोशी को मुख्यमंत्री धामी के उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस अनिल जोशी को उप सचिव बनाया गया, जो वर्तमान में शहरी विकास एवं नागरिक उड्डयन विभाग में तैनात है। तत्काल प्रभाव से नागरिक उड्डयन विभाग का दायित्व वापस लेते हुए उप सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व दिए जाने का निर्णय ले लिया गया है। उप सचिव के पास शहरी विकास विभाग का दायित्व भी यथावत रहेगा। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहे और देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।